नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको इस वक्त की बड़ी खबरें। समाचार की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। देश को नशा मुक्त करने के संकल्प पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। कहा, देश के नशा मुक्त होने पर ही 2047 का विजन होगा सफल। मोदी सरकार फिर से चलाएगी विकसित कृषि संकल्प अभियान। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की रबी की फसलों पर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक। राज्यवार फसलवार रोडमैप बनाने पर दिया जोर। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलम ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। द्विपक्षीय समेत वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन से भी मिले। संसद भवन का किया दौरा। गैर कानूनी बैटिंग ऐप मामले में एक्शन मोड में ईडी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह और रॉबिन उथप्पा को पूछताछ के लिए किया तलब। अभिनेता सोनू सूद को भी पूछताछ के लिए भेजा समन। और इजरायल ने लंबे समय से प्रतीक्षित गाजा सिटी में की जमीनी अभियान की शुरुआत। हमास के आतंकवादी ढांचे को बनाया निशाना। इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा, बंधकों की रिहाई और हमास को खत्म करने के लिए है अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कोलकाता में कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया है। इस दौरान उन्होंने सशस्त्र बलों से युद्ध की पारंपरिक अवधारणाओं से आगे बढ़कर सोचने का आह्वान किया। रक्षा मंत्री ने कहा कि सेनाओं को सूचना, जैविक और इकोलॉजिकल जैसे अदृश्य और गैर पारंपरिक खतरों से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा। उन्होंने कहा कि आज के युद्धों की अवधि का अनुमान लगाना मुश्किल है, इसलिए हमारी तैयारी हर स्थिति के लिए होनी चाहिए। रक्षा मंत्री ने भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच ज्वाइंटनेस यानी तालमेल को बेहद जरूरी बताया। उन्होंने आत्मनिर्भरता को देश की सामरिक स्वायत्तता की कुंजी बताते हुए रक्षा क्षेत्र में इनोवेशन पर भी जोर दिया। प्राइवेट सेक्टर की भूमिका बढ़ाने पर भी विशेष बल दिया गया और इनोवेशन के लिए इंडस्ट्री और अकादमिक जगत से इसके जरिए जुड़ाव बढ़ेगा, ऐसा प्रयास है। और आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने विशेष अभियान 5.0 के लिए केंद्रीकृत वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण की चर्चा की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हमेशा स्वच्छता पर जोर दिया है और बच्चियों के लिए शौचालय की चिंता की है। उन्होंने स्वच्छता को जन आंदोलन बनाया। इससे सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता बढ़ी है। पुरानी पेपर फाइल और ई फाइल कचरे का निपटान हुआ है। साथ ही कई स्थानों पर भी फिर से उपयोग हुआ है। ई वेस्ट रिसाइकल हुआ है। मुझे उम्मीद है कि इस बार का अभियान पिछली बार से अधिक असरदार होगा। बता दें कि विशेष अभियान 5.0 का प्रारंभिक चरण 30 सितंबर तक चलेगा, जबकि 2 से 31 अक्टूबर के बीच कार्यान्वयन चरण चलेगा। भारत सरकार के सभी कार्यालयों में स्वच्छता और लंबित मामलों में कमी लाने के लिए ध्यान दिया जाएगा। As far as the Swachhata campaign is concerned, I think now that from tomorrow we also have this Seva Parv. When we look back over the 11-12 years, I think one of the biggest hallmarks, which is not often discussed, of the Modi regime that would be talked about and recorded is, A, that Prime Minister Modi brought to the focus, to the priority, some of the foundational issues which were hitherto never discussed in the government parlance.
And I think the best example is his first Independence Day address, where he spoke about Swachhata. He spoke about having toilets for girls, for girl children, for girls' schools. And some of the cynics did raise an eyebrow because they had got used to listen to lofty sermons and lofty ideals from the ramparts of Red Fort. And here was a Pradhan Mantri saying कि बच्चियों के लिए शौचालय बनाइए. विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने पापुआ न्यू गिनी में देश के बड़े कपड़ा व्यापारियों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात को उन्होंने तस्वीरों के साथ सोशल मीडिया एक्स पर साझा किया। पवित्रा मार्गेरिटा ने सोशल मीडिया पर लिखा, पापुआ न्यू गिनी के प्रमुख व्यवसायियों, जिनमें देश के कपड़ा क्षेत्र के प्रमुख भारतीय उद्यमी भी शामिल थे, के साथ उपयोगी और रोचक चर्चाएं हुई। द्विपक्षीय व्यापार संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श किया। वहीं कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने पापुआ न्यू गिनी में भारतीय परिवारों के साथ भी मुलाकात की। कपड़ा राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा ने लिखा, पापुआ न्यू गिनी में हमारे भारतीय परिवार के साथ एक खास शाम, 4000 से अधिक सदस्यों के साथ वो भारत और पीएनजी के बीच एक जीवंत सेतु है, जो सांस्कृतिक, आर्थिक और सामुदायिक योगदान के माध्यम से हमारी साझेदारी को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने अपनी बिहार अधिकार यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा के दौरान 19 सितंबर तक वो विभिन्न जिलों में रात्रि विश्राम भी करेंगे। आरजेडी ने अपने सभी नेताओं को सक्रिय भागीदारी का निर्देश दिया है। अधिकार यात्रा पे हम लोग निकल रहे हैं और जो बाकी के जिले जो छुटे हुए थे उनको कवर हम लोग करेंगे। देखिए, नए संकल्प के साथ नया बिहार बनाने के लिए, बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को हटाने के लिए, किसान मजदूर के सम्मान के लिए, माओ के बहनों की सुरक्षा के लिए आज बिहार में कारखाने, इंडस्ट्री लगे। इस संकल्प के साथ आज हम लोग जो है इस यात्रा में निकल रहे हैं। कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा के तुरंत बाद निकली इस यात्रा पर प्रवक्ता जेडीयू नीरज कुमार ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने तेजस्वी को नेता घोषित नहीं किया, इसलिए आरजेडी अब अलग यात्रा निकाल रही है। राजनीति में पॉलिटिकल ड्राइवर बनने के बावजूद तेजस्वी यादव को महागठबंधन ने नेता नहीं घोषित किया, तो राजनीतिक तनाव में चूंकि राहुल गांधी जी के सामने ये राजनीति में बौना साबित हो गए, तो बेचैनी में तड़प करके इन्होंने यात्रा निकालने का निर्णय लिया। पहले वोटर अधिकार यात्रा, अब यात्रा का स्वरूप इन्होंने बदल दिया और उसका बिहार अधिकार यात्रा नाम दिया है। तेजस्वी यादव के बिहार अधिकार यात्रा को भाजपा ने बिहार की राजनीति में महागठबंधन के अंदर चल रही तकरार का परिणाम बताया है। अभी कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का प्रकोष्ठ हुआ करती थी, लेकिन आज वही प्रकोष्ठ राष्ट्रीय जनता दल को आंखें दिखा रहा है। तेजस्वी यादव को पहले वोट अधिकार यात्रा के नाम पर साथ घुमाना और उसके बाद तेजस्वी यादव को धोखा देना, तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं करना, इसके बाद तेजस्वी यादव के द्वारा स्वयं यात्रा पर निकल जाना। बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि इन दोनों ही दलों ने बिहार को किस प्रकार से लूटा है और बिहार को पलायन पर, अशिक्षा, बेरोजगारी और भुखमरी के गर्त में पहुंचाने का काम किया। परंतु आज दोनों की जो अंतर कलह है, अंतर लड़ाई है, वो अब सड़क पे आ चुकी है। कर्नाटक में सिद्धारमैया की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार की ओर से कराए जाने वाले जाति सर्वेक्षण को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राज्य सरकार की ओर से हिंदू उपजातियों को क्रिश्चियन वर्ग में शामिल किए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा और कई हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर धार्मिक आरक्षण को बढ़ावा देने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का कहना है कि सर्वेक्षण सिर्फ वैज्ञानिक डेटा जुटाने के मकसद से किया जा रहा
रहा है। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर उनके बयानों को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने हाल ही में कहा था कि ईसाई धर्म परिवर्तन हिंदू समाज में हो रहे अत्याचारों का नतीजा है। इससे विपक्ष ने उन पर लगातार हिंदुओं को भड़काने का आरोप लगाया। ताजा जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने ओबीसी कुरुबा समाज को एसटी सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा है, जिस पर एसटी समुदाय ने कड़ी आपत्ति जताई है। Political motive of Siddaramaiah and his company, which they are trying to do unconstitutional, illegal survey. They don't have any right to do any census. They can only do the sample surveys. Census Act says it is done only through Center Act. Got my point? Only central government has got the powers, but they're trying to divide all the communities, including backward classes, including Veerashaiva Lingayat. That we have condemned. All these legal issues are there, so it should be stopped. This survey should be stopped. State government has no authority, or there is no legal provision for the state government to do caste census. But in the name of socio-economic survey, Siddaramaiah government, the agenda of Siddaramaiah government is to divide Hindu religion. Their agenda is to divide Veerashaiva Lingayat community. So hence we all met today under the leadership of former Chief Minister B.S. Yediyurappa ji, and we decided we have to move forward with more clarity. We have to move forward unitedly, and proper direction has to be given to the entire community, entire Veerashaiva Lingayat community. So in this regard we have discussed in detail. और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। पता है, कल जो है मेरे घर पर एनएसओ के अधिकारी आए थे। मैंने तो उन्हें सारी सही जानकारी दे दी। हाँ, मेरे घर पे भी आए थे। अच्छा, तो मैंने भी उनको सारी जानकारी दी। ये एनएसओ क्या है और क्या जानकारी दी आप लोगों ने उन्हें? अरे एनएसओ यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो इस समय पूरे देश में हाउस होल्ड हेल्थ एक्सपेंडिचर सर्वे कर रहा है, जिसके अंतर्गत पूछा जा रहा है कि पिछले एक साल में किस तरीके की बीमारियां हुई हैं, कितना खर्चा आया है और बीमा का फायदा हुआ या नहीं। और अगर किसी घर में महिला माँ बनी है, कोई टीकाकरण की गई जाँचें और डिलीवरी किसके द्वारा हुई, कहाँ हुई, और सबसे जरूरी बात, माँ और बच्चा सुरक्षित है या नहीं। और ऐसी स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां इकट्ठी की जाती हैं और हमसे साझा की गई जानकारी के द्वारा सरकार ये तय करती है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य संबंधी नीतियां कैसी हों, सुविधाएं बेहतर कैसे बने। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये सारी जानकारी 100% गोपनीय रखी जाती है। हमने तो अपनी जिम्मेदारियां निभा दी, अब बारी है आपकी। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। केरल में प्राइमरी अमीबिक मेनिंगोएन्सेफ्लाइटिस के मामले एक बार फिर सामने आए हैं। अगस्त से सितंबर 2025 के दौरान राज्य में इस बीमारी के कई नए मामले दर्ज किए गए। इससे पहले वर्ष 2024 में कोझिकोड, मलप्पुरम और कन्नूर जिलों में जून जुलाई के दौरान PAM के मामले रिपोर्ट हुए थे। उस समय केंद्रीय टीम की जांच के बाद NCDC की नए तकनीकी दिशा निर्देश और CD अलर्ट जारी किया था, जिसे राज्य सरकार ने रोकथाम और उपचार के लिए अपनाया था। इस बार रिपोर्ट किए गए मामलों में प्रभावितों की आयु 3 महीने से लेकर 91 वर्ष तक है। कुल 52 मामलों में 33 पुरुष और 19 महिलाएं प्रभावित हैं। बीमारी की उच्च मृत्यु दर को देखते हुए सतर्कता और निगरानी को और मजबूत किया गया है। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी नवीनतम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार देश में बेरोजगारी दर में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। PLAFS के अनुसार पुरुष बेरोजगारी दर 5 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसी प्रकार महिला श्रम बल में निरंतर वृद्धि देखी गई है।
PLAFS के अनुसार अगस्त 2025 में श्रम बाजार में सकारात्मक गति देखी गई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के पुरुषों में बेरोजगारी दर अगस्त 2025 में घटकर 5.0% हो गई है, जो अप्रैल 2025 के बाद से सबसे निचला स्तर है। ऐसा शहरी क्षेत्रों में पुरुषों की बेरोजगारी दर में जुलाई 2025 के 6.6% से अगस्त 2025 में 5.9% की गिरावट के कारण है। ग्रामीण पुरुषों में बेरोजगारी दर भी अगस्त 2025 में घटकर 4.5% हो गई है, जो ग्रामीण पुरुषों के लिए पिछले 4 महीनों के UR स्तर से कम है। समग्र बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट दर्ज की जा रही है। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच समग्र बेरोजगारी दर में लगातार दूसरे महीने गिरावट आई है और ये जून 2025 में दर्ज 5.6% से घटकर अगस्त 2025 में 5.1% हो गई है। लगातार 2 महीनों तक महिला श्रम में भी वृद्धि हुई है। महिलाओं के बीच श्रमिक जनसंख्या अनुपात में लगातार 2 महीनों तक वृद्धि देखी गई, जो जून 2025 में दर्ज 30.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 32.0% हो गई है। श्रम बल भागीदारी दर में भी वृद्धि हुई। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए समग्र श्रम बल भागीदारी दर जून 2025 में 54.2% से बढ़कर अगस्त 2025 में 55% हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनाव को लेकर बड़ा आदेश दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनवरी 2026 के अंत तक निकाय चुनाव को विधिवत ढंग से संपन्न करने को कहा है। कोर्ट ने साफ किया है कि राज्य चुनाव आयोग को चुनाव की तारीख बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि परिसीमन प्रक्रिया चुनाव स्थगित करने का आधार नहीं हो सकती। कोर्ट ने लंबित परिसीमन को 31 अक्टूबर 2025 तक पूरा करने को कहा है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि चुनाव सुनिश्चित कराने में किसी सहायता की जरूरत हो तो आयोग कोर्ट के साथ जानकारी साझा करे। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर, जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नीयत और परिणामों में बदला भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए भी तमाम सारे प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों को डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया। हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री, जिसमें हम मोदी सरकार के 11 वर्षों की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रखेंगे। इस सीरीज के तहत आज बात भारत के सॉफ्ट पावर की। भारत ने विश्व को आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से योग और आयुर्वेद को आज पूरी दुनिया में एक नई दृष्टि से देखा जाने लगा है। 21 जून को विश्व योग दिवस और इस वर्ष से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने के निर्णय से यह साफ है कि भारतीय वैदिक परंपरा की ये जीवन पद्धति विश्व पटल पर भारत के बढ़ते वैश्विक प्रभाव की एक नई इबारत लिख रहा है। जीवन को जी भरकर जीने की जड़ी बूटी है योग। योग से जुड़ना ही अपने आप में एक अद्भुत एहसास है। दरअसल योग एक ऐसी व्यवस्था है जो स्वयं में आस्था है और आस्था के इस विजन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनर्स्थापित करने की ठानी और दुनिया ने उनकी बात भी मानी। 27 सितंबर 2014 को पीएम मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के मंच से योग को वैश्विक रूप में अपनाने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान को दुनिया के 192 देशों ने समर्थन किया
और 11 दिसंबर 2014 को यूएन ने हर वर्ष 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया। इसके बाद 21 जून 2015 एक ऐतिहासिक तारीख बन गई जब पहली बार पीएम मोदी की अगुवाई में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। योग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहिम से आज भारत की इस प्राचीन विरासत को पूरी दुनिया अपना रही है। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की जब रेजोल्यूशन यूएनजीए द्वारा पारित की गई, उससे एक प्रकार से जो भारत का, भारतवासियों का अपनी सांस्कृतिक धरोहर पर जो एक गर्व है, उस गर्व का एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक प्रकार से आप कहें तो स्वीकृति जो मिली और उसके बाद जो उसका प्रसार हुआ। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद को महत्व दिया जाता है। वर्तमान समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रदूत के तौर पर संसार भर के लोगों तक योग और आयुर्वेद के इस अनमोल ज्ञान को पहुंचाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। मोदी सरकार ने 9 नवंबर 2014 को आयुष का एक अलग मंत्रालय बनाया, जिसके जिम्मे आयुर्वेद के साथ साथ योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी को बढ़ावा देना है। मोदी सरकार ने इस साल से 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने का निर्णय लिया है। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए अगर किसी एकमात्र इंसान ने आज तक आजादी से कभी कोई काम किया हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई का आयुर्वेद के प्रति लगाव बिल्कुल ही अलग लेवल का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र के नाम संबोधन में भी कहा है कि आज जब दुनिया होलिस्टिक हेल्थ केयर की चर्चा करती है तो उसकी नजर भारत के योग, आयुर्वेद और होलिस्टिक लाइफस्टाइल पर ही जाती है। आयुर्वेद पर जाती है, भारत की होलिस्टिक लाइफस्टाइल के पर जाती है। ये हमारी विरासत है, हम जो दुनिया को दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर आज ये भारत की छवि को शांतिपूर्ण और समग्र रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार और आइए अब बात करते हैं जीएसटी सुधारों की। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्रालय ने जीएसटी के स्लैब में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया। रोजमर्रा की कई वस्तुओं पर जीएसटी दरें घटाई गईं। साथ ही ट्रैक्टर और कृषि यंत्रों पर जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे किसानों को ट्रैक्टर, टीलर, हैरो, ट्रॉली समेत अन्य कृषि मशीनें अब सस्ती कीमतों पर मिलेंगी। इससे किसानों में खुशी का माहौल है। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में किसानों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए मोदी सरकार का आभार जताया है। जीएसटी पर जो बात हो रही है, जीएसटी से मान लो कि ट्रैक्टर के मध्य 12% से हटाकर 5% जो की है 7% का लाभ हो रहा है किसान को। ये करीब 60-70 हज़ार तक, 80 हज़ार तक का फायदा ट्रैक्टर पर हो रहा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है सरकार ने और इसका किसान को बहुत फायदा हो रहा है। सेल बढ़ेगी तो हमें भी फायदा होगा और कंपनी को भी सीधा सीधा फायदा होने जा रहा है। आज मैं नया ट्रैक्टर लेने के लिए आया हूँ फार्म ट्रैक एजेंसी पे।
इसका मुझे सीधा सीधा लाभ मिला है। मोदी सरकार के फैसले का मैं स्वागत करता हूं और सभी किसानों में इस फैसले की से खुशी की लहर है। हर किसान खुश है। जो पुराना ट्रैक्टर खरीदते थे और पुराने व्हीकल खरीदते थे, अब वो नया ही पुराने के भाव में उन्हें जो है मिल रहा है। इससे जो है सरकार का बहुत सराहनीय कदम है और इसका हम स्वागत करते हैं। इससे तो बहुत बड़ा फायदा हुआ जी। ये तो जो ट्रैक्टर 6 लाख का था वो 5 लाख का हो गया जी। ये मोदी सरकार ने बहुत बड़ा फायदा किया। जैसे कि हमारे चैंपियन 35 ट्रैक्टर है, वो 6,70,000 रुपए का था और आज ट्रैक्टर 5 लाख का मिल रहा है हमने। वस्तु एवं सेवा कर परिषद की 56वीं बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी राहत मिली है, जिसमें 2,500 रुपए प्रति पीस से कम मूल्य के परिधानों पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है, जबकि 2,500 रुपए प्रति पीस से अधिक मूल्य के परिधानों पर 18% की दर लागू होगी। अर्थशास्त्र की सहायक प्रोफेसर शोभना कार्तिकेयन ने कहा कि कपड़ा क्षेत्र में 4.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत हैं और लगभग 10 करोड़ लोग इससे अप्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होते हैं। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा जीएसटी सुधारों का अर्थव्यवस्था के विभिन्न हितधारकों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। दिवाली, क्रिसमस, नववर्ष और पोंगल जैसे त्योहारों के मौसम के नजदीक आने के साथ इन सुधारों का लाभ व्यवसायों और उपभोक्ताओं दोनों को और भी ज्यादा महसूस होने की संभावना है। The textile sector is one of the most important sectors in our economy. It contributes towards 7% of the industrial output, the value-added industrial output. On the whole, it provides employment to about 45 million people, which is about directly, which is about 4.5 crore people, and about 10 crores people indirectly. So naturally, the GST reforms that have been introduced will have a huge impact on several stakeholders. और इसी के साथ समाचार में अभी के लिए इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।